हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बंटना या डिस्ट्रीब्यूट होना ऑन एन एयर और एयर्स, जो वारिस हैं, जो लीगल एयर्स हैं, उनमें अपॉन द डेथ ऑफ द ओनर, ओनर के मरने के बाद उसके जो वारिस हैं, जो लीगल एयर्स हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी के बंटने को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, और इसके लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ध्यान रखिएगा, इसमें और विल और गिफ्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। गिफ्ट क्या चीज होती है? गिफ्ट को मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा कहा जाता है। तो गिफ्ट जो है एक इंसान अपनी जिंदगी में जिसको जितना चाहे दे सकता है। यहां पे क्या बट रही है? प्रॉपर्टी मरने के बाद। यहां पे मरने के बाद नहीं बट रही है, यहां पे इंसान अपनी जिंदगी में दे रहा है, और यहां पे प्रॉपर्टी मरने के बाद बट रही है। वसीयत के अंदर क्या होता है? वसीयत के अंदर ये होता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कोई डिक्लेरेशन दे दे, कोई वसीयत लिख दे कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, ये होता है वसीयत। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी एक मुस्लिम 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता है। 1/3 से ज्यादा अगर उसने की होगी वसीयत, तो उसमें जो लीगल एयर्स होंगे उनकी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अब मुस्लिम लॉ के अंदर सभी के शेयर जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं लीगल जो ज्यूरिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। एल्मेरिक रमजी कहते हैं कि द मोहम्मदन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, कंप्राइजेस बियॉन्ड क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के, द मोस्ट रिफाइंड एंड एलैबोरेट सिस्टम ऑफ रूल्स, कि मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो रूल्स है वो मोस्ट रिफाइंड और एलैबोरेट सिस्टम है फॉर डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, हिस्सा बांट करने के लिए, दैट इज नोन टू द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। उसी तरीके से मैकनैटन कहते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू कंसीव, ये काफी डिफिकल्ट है ऐसा कंसीव करना, मानना, एनी सिस्टम कंटेनिंग, कोई और सिस्टम, वो ये मुस्लिम लॉ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कोई और सिस्टम मोर स्ट्रिक्टली जस्ट, जो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टली जस्ट और इक्विटेबल है। देखिए, अब हम लोग कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। देखिए, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कोई फर्क नहीं है। उसके साथ साथ बर्थ राइट रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी पैदा ही होते किसी का प्रॉपर्टी में राइट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ए था, ए के 3 बेटे थे, S1 S2 S3। S3 जो है अपने बाप के पास जाता है, बाप की जिंदगी में बाप से कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, तो यहां पे S3 का कोई राइट नहीं है कि वो अपने फादर से मांग सके, तो इसलिए यहां पे कोई बर्थ राइट रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ये सिर्फ इसके मरने के बाद इन तीनों के बीच में प्रॉपर्टी बटेगी। उसके अलावा नो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा या जो सबसे बड़ा बच्चा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जो बाद में बच्चे पैदा हुए, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसके साथ साथ इनहेरिटेंस वेस्ट इमीडिएटली, यानी मरने के जैसे ही कोई इंसान मरता है उसकी प्रॉपर्टी तुरंत ही उसके लीगल एयर्स में वेस्ट करने लगती है। वो बात अलग है कि हिस्सा बांट करने में टाइम लग रहा है, कब्जा देने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी वेस्ट करने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए यहां पे था, ए की डेथ हुई, अब ए के मरने के बाद बी और सी का जो इंटरेस्ट है वो तुरंत ही ए की प्रॉपर्टी में वेस्ट करने लगा, जो इसके बेटे थे, लेकिन हिस्सा बट भी नहीं पाया था कि बी की डेथ हो गई, हिस्सा बढ़ भी नहीं पाया कि बी की डेथ हो गई। अब जैसे ही बी की डेथ हो गई तो बी का जो हिस्सा बन रहा था ए का, अब वो डी और ई क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ए के मरने के बाद बी की डेथ हुई है। उसके साथ साथ एक रूल और समझ लीजिए कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो मेल्स को हिस्सा मिलता है आमतौर पे वो फीमेल्स के मुकाबले डबल होता है। तो यहां पे हम लोग रेशो निकालते हैं 2:1। अब ये रूल क्यों है? तो इसके लिए आपको हमारा लेक्चर देखना पड़ेगा मेंटेनेंस। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि आमतौर पे मुस्लिम लॉ के अंदर जो मेल्स हैं उनका हिस्सा जो है फीमेल्स के मुकाबले डबल होता है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर फीमेल 1000 कमा रही है और मेल 1000 कमा रहा है, तो मेल के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है मुस्लिम लॉ के अंदर कि मेल को अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करना है, अपनी वाइफ को भी मेंटेन करना है, अपने चिल्ड्रन को भी मेंटेन करना है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मुस्लिम लॉ के अंदर मर्दों के ऊपर है। तो अगर वो 1000 कमा रहा है तो उसको अपने माँ बाप के ऊपर भी खर्च करना है, अपनी बीवी पे भी खर्च करना है और अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च करना है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर फीमेल अगर 1000 कमा रही है तो उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है इनको मेंटेन करने की। ठीक है, तो अगर वो 1000 रुपए कमा रही है तो वो अपना पूरा का पूरा पैसा रख सकती है, कोई उसके ऊपर दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मर्द 1000 रुपए कमा रहा है, उससे उसके पेरेंट्स भी दावा कर सकते हैं, उसके बच्चे भी दावा कर सकते हैं, उसकी बीवी भी दावा कर सकती है। तो क्योंकि मर्दों के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डाला गया है मुस्लिम लॉ के अंदर, इसलिए मर्दों का जो शेयर है वो औरतों के मुकाबले डबल है। जो हिस्सा है वो औरतों के मुकाबले 1:2 है, क्योंकि यहां पे मर्द की जिम्मेदारी भी औरत के मुकाबले ज्यादा है।
देखिए अब इसके बाद आता है एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस, मतलब कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें एक इंसान जो है प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगा, यानी मरने वाली की प्रॉपर्टी से, वो एयर तो होगा, लीगल एयर तो होगा, लेकिन बेदखल हो जाएगा, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वो क्या क्या है? पहला होमिसाइड। होमिसाइड मतलब कि मान लीजिए कि बेटा अपने बाप को मार डालता है, अगर बेटा बाप को मार डालेगा तो वो बाप की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा। इसमें सुन्नी लॉ के अंदर ये है कि अगर बेटा चाहे जानबूझ के मारे या एक्सीडेंटली मार दे, वो बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करेगा। शिया लॉ के अंदर क्या है कि अगर उसने जानबूझ के मारा होगा तभी वो बाप की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा, अगर एक्सीडेंटली मार दिया होगा तब वो इनहेरिट कर सकता है। दूसरा ग्राउंड इललेजिटिमेसी, अगर बच्चा जो है वो इललेजिटिमेट है, अगर इललेजिटिमेट है यानी जो बिना शादी के पैदा हुआ है, अगर वो इललेजिटिमेट है तो उस जगह पे मुस्लिम में सुन्नी के अंदर पैटर्निटी स्टैब्लिश नहीं होती है लेकिन मैटरनिटी स्टैब्लिश हो जाती है, मतलब कि बाप से तो वो इनहेरिट नहीं करेगा लेकिन मां से सिर्फ इनहेरिट करेगा। शिया लॉ के अंदर क्या है, ना वो मां से इनहेरिट करेगा ना वो बाप से इनहेरिट करेगा। तो शिया लॉ के अंदर ना मैटरनिटी स्टैब्लिश होगी ना पैटर्निटी स्टैब्लिश होगी। ध्यान रखिएगा कि शादी होने के बाद अगर डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स होने से बच्चों के शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से शादी करी, बी से उसको बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने बी को तलाक दिया, फिर सी से शादी कर ली। अब सी से जब शादी करी तो सी से भी बच्चे पैदा हो गए। जब ए की डेथ हुई तो जो बीवी पहले थी, बी से जो बच्चे थे, वो उसी तरीके से इनहेरिट करेंगे जैसे उसके अभी के बच्चे। तो यानी उसके पहली बीवी के बच्चे भी उसके लीगल एयर्स होंगे, क्योंकि जो रिश्ता टूटा है डिवोर्स होने से वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में टूटा है, ना कि माँ और बच्चे और बाप और बच्चे के बीच में टूटा है। ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस ऑफ रिलीजन, डिफरेंस ऑफ रिलीजन में मैं यानी देखिए जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो मुस्लिम की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता है, लेकिन ये रूल अब इंडिया के अंदर अप्लाई नहीं होता है कास्ट एंड डिसेबिलिटीज एक्ट आने के बाद से। तो यानी मुस्लिम लॉ के अंदर अब क्या होगा कि अगर कोई दूसरे रिलीजन को अपना लेता है उसके बाद भी वो इनहेरिट करेगा। उसी के साथ साथ अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को अपना लेता है तो अब उसका अगर उसकी डेथ होती है तो वो मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होगा, उसके जो हिंदू रिलेटिव्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉपेल ऑफ सक्सेशन, यानी स्टॉपेल के अंदर क्या होगा कि अगर कोई इंसान सामने वाले के साथ अपने रिश्ते को रिकॉग्नाइज ना करे, यानी कह दे कि सामने वाला उसका बाप नहीं है, अब जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद वो हिस्सा मांगने आता है तो उसके केस में स्टॉपेल अप्लाई हो जाए। देखिए अब मुस्लिम लॉ के अंदर सुन्नीस के अंदर जो वारिस हैं, जो लीगल एयर्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, शेयरर्स, रेसिडुअरीज, डिस्टेंट किंडरेड। इनका क्या क्या मतलब होता है? देखिए शेयरर्स वो लोग होते हैं, शेयरर्स वो लोग होते हैं जिनका प्रिस्क्राइब्ड शेयर ऑलरेडी कुरान में बताया गया है कि उनका कितना हिस्सा है, 1/4 है या हाफ है या 1/3 है या 1/6 है। तो जिन लोगों का हिस्सा बता दिया गया है उनको कहा जाता है शेयरर्स। ठीक है। अब जिन लोगों का हिस्सा नहीं बताया गया है वो आते हैं रेसिडुअरीज की कैटेगरी में। रेसिडुअरीज की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका हिस्सा नहीं बताया गया है। तो जब शेयरर्स का हिस्सा निकाल दिया गया, जो कुछ भी बचेगा वो रेसिडुअरीज के पास आ जाएगा, क्योंकि इनका हिस्सा तो बताया नहीं गया। तो शेयरर्स को निकालने के बाद, शेयरर का हिस्सा निकालने के बाद जो कुछ भी बचेगा प्रॉपर्टी में वो रेसिडुअरी के पास आ जाएगा। उसके बाद आते हैं डिस्टेंट किंडरेड, यानी दूर के रिश्तेदार। तो एक हो गए शेयरर्स, एक हो गए रेसिडुअरीज, एक हो गए डिस्टेंट किंडरेड। तो पहले शेयरर्स जो होते हैं उनका हिस्सा निकाला जाता है, उनका निकालने के बाद जो कुछ बचा वो रेसिडुअरीज के पास चला गया। अगर शेयरर्स और रेसिडुअरीज वो भी नहीं है तो फिर हम लोग देखते हैं कि दूर के रिश्तेदार कौन कौन है, वो आते हैं डिस्टेंट किंडरेड के अंदर। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग एक एक शेयरर्स को देखते हैं। देखिए शेयरर्स में सबसे पहले शेयरर जो है वो है हस्बैंड। हस्बैंड का कितना हिस्सा है? देखिए हस्बैंड का हिस्सा हाफ होता है, 50% होता है। अगर यहाँ पे हम हस्बैंड कह रहे हैं तो मरने वाला कौन है? वाइफ। तो अगर वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड का हिस्सा है हाफ या 50% उस जगह पे जहां पे कोई बच्चे नहीं है। ठीक है। अगर बच्चे होंगे तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/4 यानी 25% मरने वाले की प्रॉपर्टी में। उस जगह पे जहां पे बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो हाफ। उसी के बाद दूसरा शेयरर है वो है वाइफ। वाइफ का हिस्सा कितना है? 1/4 या 12.5% उस जगह पे जहां पे बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं है मरने वाले के, मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हुई है बट बच्चे नहीं है, तो उस जहां पे वाइफ का जो हिस्सा हो जाएगा 1/4 या 25%। किस जगह पे? जहां पे बच्चे नहीं है। बच्चे होंगे तो वाइफ का हिस्सा हो जाएगा 1/8 या 12.5%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है डॉटर का हिस्सा। देखिए डॉटर का हिस्सा कितना है? अगर डॉटर अकेली सिंगल डॉटर है, अगर कोई डॉटर अकेली सिंगल है तो उसका हिस्सा होगा मरने वाले की प्रॉपर्टी में हाफ, यानी बाप या मां में किसी की एक डेथ होती है और अकेली एक सिंगल डॉटर है।
अगर अकेली एक सिंगल डॉटर है तो उसका हिस्सा होगा मरने वाले की प्रॉपर्टी में हाफ या 50%। इफ सिंगल डॉटर, ठीक है, यहां पे अभी कोई बेटा नहीं है, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, सिंगल डॉटर, कोई भी सिबलिंग नहीं है, भाई भी नहीं है ना बहन है, सिंगल डॉटर, तो उसका हिस्सा हाफ 50%। अगर दो या दो से ज्यादा डॉटर्स हैं तो उनका हिस्सा होगा 2/3 या 66.66%। ये भी किस जगह पे, जहां पे सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है। लेकिन अगर बेटा हुआ, अगर बेटा हुआ तो बेटे के साथ साथ डॉटर रेसिडुअरी बन जाएगी। रेसिडुअरी मतलब याद करिए, हम लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, शेयरर्स, रेसिडुअरीज, डिस्टेंट किंडरेड। शेयरर वो लोग हैं जिनका हिस्सा बता दिया गया है, तो देखिए डॉटर का हिस्सा बता दिया गया है। लेकिन अगर भाई हुआ, क्योंकि बेटा जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बेटा जो है वो रेसिडुअरी में आता है। अगर बेटा हुआ तो डॉटर जो है बेटे के साथ साथ खुद भी रेसिडुअरी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फादर का हिस्सा, फादर का हिस्सा, फादर का हिस्सा है 16 या 16.66% व्हेन देयर इज अ सन। अगर बेटा है मरने वाले को, जिसकी डेथ हुई है, उसके बेटा है, तो बाप का जो हिस्सा होगा, मरने वाले के जो बाप होंगे उनका हिस्सा होगा 16 या 16.66%, जहां पे बेटा होगा। 16 प्लस रेसिड्यू व्हेन 1 और मोर डॉटर्स, लेकिन मरने वाले की एक या एक से ज्यादा बेटियां हैं, तो बाप वहां पे 1/6 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ जो बचे कुचेगा, जो बचेगा वो भी बाप का हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चे नहीं हुए, मरने वाले के अगर कोई बच्चे नहीं हुए, इससे मैटर नहीं करता कि उसके भाई हैं बहन हैं, अगर मरने वाले के बच्चे नहीं हुए तो उस जगह पे बाप जो है रेसिडुअरी में कन्वर्ट हो जाएगा। रेसिडुअरी जो सेकंड वाली कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी, पहली शेयरर्स, दूसरी रेसिडुअरी। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं माँ के हिस्से में। देखिए माँ का हिस्सा है 1/6 और 16.66%। माँ का हिस्सा कितना है, मरने वाले की प्रॉपर्टी में जो उसकी माँ होंगी उनका हिस्सा होगा 1/6 या 16.66%। ये कब, जहां पे देयर इज अ चाइल्ड, मरने वाले के बच्चे हैं। अगर मरने वाले के बच्चे हैं तो उसकी मां का जो हिस्सा होगा 1/6 या 16.66%। अगर बच्चे नहीं है तो मां का हिस्सा हो जाएगा 1/3 मरने वाले की प्रॉपर्टी में। लेकिन अब यहां पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि मरने वाले के बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं होंगे तो मां का हिस्सा 1/3 हो जाएगा। लेकिन मरने वाले के मल्टीपल सिबलिंग्स हैं, मरने वाले के मल्टीपल सिबलिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं या एक भाई और एक बहन है, तो मल्टीपल सिबलिंग्स होंगी तो उस जगह पे भी मां का हिस्सा 1/6 हो जाएगा। 1/3 ऑफ रेसिड्यू, उस जगह पे मां का हिस्सा 1/3 जो होगा रेसिड्यू का हो जाएगा। रेसिड्यू मतलब जो बचा होगा उसका 1/3 हो जाएगा मां का। किस जगह पे, जहां पे मरने वाले की स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है, और उसके साथ साथ फादर है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है फुल सिस्टर। फुल सिस्टर मतलब सगी बहन। सगी बहन का हिस्सा कितना है, देखिए सगी बहन तभी इनहेरिट करती है जब मरने वाले के बेटा और बाप ना हो। अगर बाप जिंदा है तो बाप जो है डिग्री में ज्यादा करीब है मरने वाले के बहन के कंपैरिजन में, तो जो मरेगा उसकी प्रॉपर्टी बाप के पास चली जाएगी। हाँ, बाप की डेथ होगी तो फिर डॉटर के पास आएगा, एज अ डॉटर ही बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एज अ बहन हम देख रहे हैं, तो यानी इसके भाई की अगर डेथ हुई है, तो अगर इसके भाई की डेथ हुई है और ये सिंगल बहन है तो इसका हिस्सा होगा हाफ या 50%, अगर ये सिंगल बहन है। और अगर ये 2 या 2 से ज्यादा बहन है तो इनका हिस्सा हो जाएगा 2/3 या 16.66%। लेकिन इनको ये तभी मिलेगा जिस जहां पे बेटा, मरने वाले के बेटा नहीं है, मरने वाले के बाप नहीं है। एक्सक्लूडेड बाय सन और फादर, अगर सन और फादर होंगे तो जो बहन होगी फिर उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। आगे अब आई कैटेगरीज रेसिडुअरीज की। रेसिडुअरीज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि शेयरर्स का हिस्सा निकालने के बाद जो कुछ बचता है वो रेसिडुअरीज के पास चला आता है। रेसिडुअरीज कौन है, जैसे सन, जैसे फादर। याद करिए फादर के केस में क्या पढ़ा था, अगर बेटा होगा मरने वाले को तो इन फादर का हिस्सा 1/6। अगर बच्चे नहीं है मरने वाले को तो बाप ही रेसिडुअरी बन जाता है। तो सन हो गए, फादर हो गए, फुल ब्रदर हो गए, फुल ब्रदर हो गए, फुल सिस्टर हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ डॉटर भी रेसिडुअरी बन जाती है। हम लोगों ने देखा था कि अगर बेटा है तो बेटे के साथ साथ डॉटर रेसिडुअरी भी बन जाती है। अब हम लोग आते हैं डिस्टेंट किंड्रेड में। डिस्टेंट किंड्रेड मतलब दूर के रिश्तेदार, जैसे शेयरर्स भी नहीं है, रेसिडुअरीज भी नहीं है, तो फिर हम लोग डिस्टेंट किंड्रेड के पास आते हैं। उसमें जैसे डॉटर्स चिल्ड्रन हो गए, फॉल्स ग्रैंडफादर हो गए। फॉल्स ग्रैंडफादर कौन होता है, फॉल्स ग्रैंडफादर जिनके बीच में और मरने वाले के बीच में कोई फीमेल इंटरवीन कर जाए। जैसे मेरे नाना फॉल्स ग्रैंडफादर है,
ठीक है। उसके अलावा फुल ब्रदर्स डॉटर, ये डिस्टेंट कैंडिडेट के अंदर आएंगे। चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके हम लोग सबके शेयर निकालते हैं। एक वाइफ थी जिसकी डेथ हुई, तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया है। अब उसके मरने के बाद उसकी एक डॉटर बची है, तो हमने टिक कर दिया यहाँ पे, बट कोई भी सन नहीं है। उसका हस्बैंड है, डॉटर है, ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई भाई है। अब हम लोगों को यहाँ पे सबका शेयर निकालना है। तो वाइफ की डेथ हुई, हस्बैंड का शेयर कितना हुआ याद करिए। अगर बच्चे होंगे तो हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा, हस्बैंड का शेयर हो जाएगा 1/4 और 25% मरने वाली की प्रॉपर्टी में, क्योंकि बच्चे हैं। डॉटर का हिस्सा हम लोगों ने कितना पढ़ा था याद करिए, अगर सिंगल डॉटर हुई तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, हाफ और 50%। अगर ये 2 या 2 से ज्यादा होती तो 2/3 यानी 66.66%। तो अब यहाँ पे 50% निकल गया, 25% यहाँ पे निकल गया, टोटल हो गया 75%। अब जो 25% बचा उसका क्या किया जाएगा, तो याद करिएगा अगर सबका शेयर निकल गया है उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी बच रही है, तो वहां पे हम लोग एक डॉक्ट्रिन अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द, डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। इससे हम लोग शेयर को बढ़ाते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई रेसिडुअरीज नहीं है यहाँ पे, तो रेसिडुअरीज होता तो सारा हिस्सा चला जाता उसी के पास। तो अब इन्हीं शेयर्स के बीच में इनके हिस्से को बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द के जरिए। अब ध्यान रखिएगा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द में इसके एक्सेप्शन है स्पाउसेस, यानी हस्बैंड और वाइफ का शेयर इसमें नहीं बढ़ता है जब तक कि कोई ऑलरेडी शेयरर मौजूद है। जब तक कि कोई भी शेयरर और रेसिडरी मौजूद होंगे, हस्बैंड और वाइफ का शेयर नहीं बढ़ेगा। तो इस जगह पे 75% टोटल हुआ था, तो अब यहां पे बेटी को जो 50% मिल रहा था, क्योंकि हस्बैंड का शेयर तो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का एक्सेप्शन है हस्बैंड और वाइफ। तो यहां पे हम लोग बेटी का जो हिस्सा होगा, जो 50% मिल रहा था, उसको हम लोग 25% और बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल बेटी का 75% और हस्बैंड का हो जाएगा 25%, जो हो जाएगा टोटल 100%। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि कोई एक वाइफ थी, उसकी डेथ हुई, उसका एक बेटा है, कोई डॉटर नहीं है, और हस्बैंड है। हस्बैंड का शेयर हम लोगों को निकालना है, तो हस्बैंड का शेयर सीधा सा निकलेगा। अगर बच्चे होंगे तो हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 25%। लेकिन अब यहां पर बेटा है, बेटा बताइए शेयरर है या रेसिडुअरी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेटा रेसिडुअरी होता है। तो यहां पे हम लोगों ने 25% निकाला हस्बैंड का, बाकी रेसिडुअरी कौन होता है, बचा कुचा जितना होगा सब रेसिडुअरी के पास चला जाएगा। तो 25% निकालने के बाद कितना बचा, 75%, यानी 3/4, जो 3/4 होगा वो बेटे के पास चला जाएगा, यानी 3/4 और 75% बेटे का हिस्सा हो जाएगा। अब हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वाइफ की डेथ हुई, हस्बैंड है, उसके मरने के बाद बचा एक बेटा है, एक बेटी है। अब हमें इन लोगों का हिस्सा निकालना। देखिए हस्बैंड का सीधा सा हिस्सा निकलेगा, बच्चे हैं तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/4 और 25% हो जाएगा हस्बैंड का। लेकिन अब यहाँ पे बेटा और बेटी हैं, बेटा जो है वो रेसिडुअरी है। याद करिए डॉटर के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर बेटा हुआ तो बेटे के साथ साथ डॉटर भी रेसिडुअरी बन जाएंगे, तो ये दोनों ही यहाँ पे रेसिडुअरी बन जाएंगे, यानी जितनी बची कुची प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों के पास चली जाएगी। अब इन दोनों के पास जाएगी तो किस हिसाब से बचेगी, तो याद रखिए 2:1 के रेशो से, यानी बहन के मुकाबले डबल हिस्सा होगा भाई का, यानी जो बेटा होगा उसका हिस्सा डबल होगा बेटी के मुकाबले। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेल्स के ऊपर है। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं। वाइफ थी, वाइफ की डेथ हुई, वाइफ का एक बेटा है, एक बेटी है, हस्बैंड है और फादर है। तो हस्बैंड का हिस्सा सीधा से कितना हो गया, बच्चे होंगे तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाता है, वो 1/4 हो जाता है और 25% हो जाता है। उसके साथ साथ फादर के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर बच्चे होते हैं, खास करके अगर बेटा होता तो बाप का हिस्सा 1/6, अगर बेटी होती तो 1/6 प्लस रेसिड्यू। बच्चे नहीं होते हैं तो ये रेसिडुअरी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मरने वाले के बच्चे हैं तो ये रेसिडुअरी नहीं बनेगा, तो बाप का हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/4 ये निकाला, 1/6 ये निकाला। बेटी जो होती है भाई के साथ रेसिडुअरी बन जाती है, सन जो है वो रेसिडुअरी है, तो बेटी के साथ अगर बेटा भी है तो दोनों रेसिडुअरी बन जाएंगे। तो इस जगह पे ये दोनों ही रेसिडुअरी बन जाएंगे। जब ये दोनों रेसिडुअरी बन जाएंगे तो हिस्सा किस हिसाब से बचेगा, 2:1 के रेशो से। उसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। वाइफ थी, वाइफ की डेथ हुई, ना उसका बेटा है ना उसकी बेटी है, बस माँ है और हस्बैंड है। तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर मरने वाले के कोई बच्चे नहीं है तो हस्बैंड का हिस्सा कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है और 50% हो जाएगा हस्बैंड का हिस्सा। और माँ का हिस्सा, जहां पे कोई बच्चे नहीं होते हैं, हम लोगों ने कितना पढ़ा था, माँ का हिस्सा हो जाता है 1/3।
1/3, जिसको हम लोग कहेंगे 33.33% माँ का हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे हाफ और 33% जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 83% के अराउंड हो जाएगा। जो बचेगा वहां पे हम लोग फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द लगा के माँ का हिस्सा बढ़ा देंगे, क्योंकि हस्बैंड स्पाउस में आता है, स्पाउस जो है एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द का, अनलेस की दूर दूर तक कोई नहीं बचता है, ना शेयरर्स बचते हैं, ना रेसिडुअरीज बचते हैं, ना डिस्टेंट किंड्रेड बचते हैं, तब हस्बैंड का शेयर बढ़ेगा। मान लीजिए कोई नहीं होता, वाइफ का कोई भी नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड होता, तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी ये इनहेरिट कर लेता। आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे।